आइए दोस्तों एग्जाम की तैयारी करें हमारे साथ। इसी सिलसिले में आज की वीडियो में क्लास 9th हिंदी कृतिका में रीढ़ की हड्डी इस महत्वपूर्ण पाठ के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आपने ये पाठ ये कहानी पूरी पढ़ी हो, समझी हो या ना पढ़ी हो, इस वीडियो के बाद आपको पूरी कहानी भी समझ में आएगी और सारे क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका प्यार आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कह करके अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? यानी कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद लड़की के पापा और लड़के के पापा दोनों जब बातें करते हैं तो पूरी कहानी में वो एक हमारा ज़माना था हम ये करते थे, एक आज का ज़माना है बच्चे ये करते हैं, एक हमने ऐसा करा आज के बच्चे ये करते हैं। तो अपने टाइम की तुलना आज के टाइम से करते हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसी बातें करना सही है? देखिए, कृतिका में जो भी सवाल आएंगे उनका आंसर आपको अपनी अकॉर्डिंग लिखना होगा, लगभग आधे पेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 नंबर का सवाल आता है। अब आप नॉर्मली देखेंगे जब भी आपके घरों में आपके दादा दादी नाना नानी या आपके मम्मी पापा अपने ज़माने की बात करते होंगे और आपसे कंपैरिजन करते होंगे, क्या आपको सही लगता है? क्या ऐसा करना सही है? बस आपने यही सोचना है और आंसर लिखना शुरू कर देना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पापा या बड़े बुजुर्ग जो हैं हमसे अपने ज़माने की बात करते हैं तो वो सही होता है, क्योंकि वो हमें ये बताते हैं कि हमने कितना स्ट्रगल किया, हमने कितनी मेहनत करी, हमने कौन कौन से सिचुएशन में पढ़ा है, आगे बढ़े हैं और हमने लक्ष्य हासिल किया। और आज के टाइम में बच्चे कितने आलसी हो गए हैं, कितने मतलब उनको और मेहनत करनी चाहिए। ये सेंस है। दूसरा सेंस ये है कि भाई आपके बड़े बुजुर्गों के ज़माना अलग था, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब फ़ोन नहीं था, तब इतना डेवलप नहीं हुआ था। अब अगर हम पुरानी बातों को लेकर के आज भी वही बातें करेंगे तो ये कहीं भी सेंस वाली बात नहीं है। इसका मतलब अपने ज़माने की बातें करना सही भी है तो गलत भी है। देखा जाना चाहिए कि वो बातें किस सेंस में चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने ज़माने के बुजुर्ग हैं, भाई बूढ़े हैं, जैसे आपके दादा दादी नाना नानी। दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना याद आ जाता है। भाई आता है, भाई एक हमारा टाइम था, एक हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। ये यादें स्वाभाविक है, नेचुरल है, अपनी यादें आ ही जाती हैं। इन यादों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप याद आ जाता है। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके किसी दूसरे को नीचा दिखाना गलत है। भाई मान लीजिए आपने पुराने ज़माने की बात करी, भाई हम ऐसा पढ़ते थे और तुम देखो बिल्कुल निकम्मे हो, तो यार किसी को निकम्मा कह रहे हो अपने ज़माने की बात करके, ये गलत है, तर्क संगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती है। भाई हमारे ज़माने में लाइट नहीं थी, हम मोमबत्ती से पढ़ते थे, हमारे ज़माने में दूर स्कूल जाना पड़ता था। भाई सीधी सी बात है, वो स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन आज का बच्चा स्ट्रगल क्यों करे? उसे स्कूल घर के पास में मिल रहा है या उसके पास लाइट है, क्यों मोमबत्ती जला के पढ़े, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। यूँ भी हर ज़माने की अपनी स्थितियाँ होती है, ज़माना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ साथ में सुधार भी आते हैं। परंतु बुज़ुर्ग लोग प्राय अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनाते हैं। उनको तो नई पीढ़ी को बस बेकार साबित करना है, जो तर्क संगत नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। या मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। हालांकि महत्व तो है। भाई अपने ज़माने की बातें करके अगर आज हमें मोटिवेशन मिलता है, आज हमें वो मोटिवेट करते हैं, फिर ठीक है। लेकिन अगर हमें नीचा दिखा रहे हैं तो ये सही नहीं। बाकी इसका आंसर जब भी लिखेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग, भाई सही लिखेंगे तो सही सही लिखो, गलत लिखेंगे तो गलत लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल है, रामस्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना या विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? जो रामस्वरूप है उनकी बेटी उमा को बहुत पढ़ाते, कॉलेज तक पढ़ाते, लेकिन जब शादी वाली बात आती है तो उसकी पढ़ाई को छिपाते हैं कि उनकी बेटी सिर्फ मैट्रिक पास है। तो क्या ये सही है? भाई विरोधाभास है। एक तरफ तो बेटी को पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बेटी 10वीं पास है। या तो आप पढ़ाओ नहीं, और अगर पढ़ा रहे हो तो भाई गट से कहो कि भाई मेरी लड़की ग्रेजुएट है, मेरी लड़की ने PhD कर रखी है। तो दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे आंसर देखते हैं, इसका क्या आंसर आपको लिखना है। रामस्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर है। वह अपनी बेटी को पढ़ाया
उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवा करके बीए पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत यानी कि म्यूजिक भी आता है, कला का भी ज्ञान है, बहुत सारी फ़ोटोज़ इसने बना रखी थी। रामस्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, भाई परिवार एजुकेटेड था, बेटा वो भी पढ़ा लिखा था, परंतु इनकी सोच अच्छी नहीं थी। लड़के का पिता और स्वयं लड़का दोनों ही चाहते थे कि उन्हें लड़की 10वीं पास हो। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रख कर के कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। भाई पढ़ा लिया उनकी अपनी सोच थी, लेकिन क्योंकि लड़की को अब अच्छे घर में देना है, अब घर वालों की इच्छा है कि 10वीं से ज़्यादा पास ना हो, अब वो चाहते हैं कि किसी घर में शादी हो, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है या विरोधाभास है या उनकी व्यवस्था है अपनी लड़की की शादी करवाना। हो सकता है इससे पहले लड़की उमा की शादी कैंसिल हुई हो। ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता को की व्यवस्था को उजागर करता है। भाई जैसे ही लड़की वालों की डिमांड होगी वैसे ही लड़की वाले एडजस्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये आमतौर पे हमारे समाज में देखा गया है कि लड़की के पिता को झुकना पड़ता है। हालांकि मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। विवाह दोनों तरफ से होता है और एक साइड झुके दूसरा साइड चौधरी बन जाए, बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वह उचित है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। सीधी सी बात है। इस पाठ में आपने देखा कि जब उमा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं तो लड़के वाले चाहते हैं और उमा के पिताजी भी चाहते हैं कि लड़की शांति से रहे, चुपचाप बैठी रहे, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे, सीधा सा जवाब दे। जैसे लड़के वालों की डिमांड है वो डिमांड उनकी पूरी करती रहे। ये मेरी समझ है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों भाई, क्या लड़की की अपनी इच्छा नहीं है? क्या उसका कुछ अपना इमोशंस नहीं है उसके, या उसकी कोई अपनी लाइफ नहीं है? मतलब वो दूसरों के लिए पैदा हुई है। अगले चाहें कि डांस करो तो डांस करो, लड़के वाले चाहेंगे कुछ गा के बजा दो तो गा के बजा दिया, फिर कहा कि थोड़ा सा घूंघट कर लो तो घूंघट कर लिया। अरे भाई हमारी भी अपनी लाइफ है ना। तो उमा के लिए बिल्कुल गलत था, बल्कि इवन हमारी सोसाइटी के लिए भी ऐसा गलत है। अब इसका आंसर देखते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज के सुंदर पेश आए। वो कहते हैं कि क्रीम पाउडर लगाओ, परफ्यूम वगैरह लगाओ, लड़के वाले पसंद कर ले। अरे यार, लड़के वालों को पसंद करना है तो ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन आप देखते हो आजकल जब भी शादी की बात होती है, आपके घरों में भी ज़रूर आपकी बहन की शादी हुई होगी, तो जब बहन को तैयार होना होता है तो ऐसे तैयार करते हैं, बिल्कुल मतलब लड़की पसंद आ जानी चाहिए। भले उसका नेचर कैसा है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसका हुनर क्या है, ये नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि लड़की बस दिखती कैसी है। उसके लिए पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे, वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, ढंग से पेश आए, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले, उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक ठीक प्रकट करे, ताकि वहाँ होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में पेश करना चाहता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब देखते हैं क्या है। रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा दे रहा है। भाई लड़की की क्या पसंद है ये ना मायने नहीं रख रहा। भाई जैसा लड़का चाहता है, जैसे लड़के के पिता चाहते वैसे ही करो। क्यों भाई, हमारी कोई अपनी लाइफ नहीं है क्या? या झूठ पर आधारित है? बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना गलत है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं हो सकते। भाई जिसकी बेस ही झूठ पर टिकी हो, वो रिश्ता कितने साल कितने दिन तक चलेगा? इसी प्रकार पाउडर लगा करके सुंदर दिखना धोखा है। भाई मुँह धोया, सारा पाउडर साफ। अब जब रियलिटी सामने आएगी तो देखा यार ऐसा है, तो भाई जिसको पसंद करना हो वो सांवली भी पसंद कर लेगी, काले भी पसंद कर लेंगे, गोरे भी पसंद कर लेंगे। तो क्रीम पाउडर लगा के गोरा दिखने से मान लीजिए हमारा मेकअप धुल जाए तो फिर लड़का वाला रिजेक्ट कर देगा। तो रियलिटी में रहना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके समाज में भी कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलता होगा। तो यार जो भी आपके खट्टे मीठे एक्सपीरियंस हैं वो कमेंट में भी ज़रूर बताइए। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। आप क्या मानते हैं, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? बिल्कुल भाई, सीधी सी बात है। पहले हम सवाल को समझते हैं कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। वो कहते हैं विवाह मतलब बिजनेस है, सौदा करो भाई, कितने दे सकते हो, क्या क्या दे सकते हो। यार शादी कोई बिजनेस है क्या? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी ना। ये शादी में बिजनेस में क्या होता है भाई, पैसों का लेन देन होता है,
प्रॉफिट देखा जाता है। अब शादी में क्या प्रॉफिट देखना है भाई, लड़की वाले कितना देंगे, कितना दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें गोपाल प्रसाद देखे। वहीं रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपा रहे हैं, ये भी गलत है। तो दोनों अपराधी हैं, दोनों समान रूप से अपराधी हैं। अब देखो यहाँ पर गोपाल प्रसाद वकील है, वे चालाक किस्म के इंसान हैं, वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी उन्होंने बिजनेस बना दिया है। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है कि उधर रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। परंतु समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दोनों बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी ना हो, सिर्फ 10वीं पास हो। इस कारण रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यहाँ मेरा मानना है दोनों समान रूप से अपराधी हैं, दोनों गलत हैं। पर गोपाल प्रसाद का यह अपराध उसकी घटिया सोच और रूढ़िवादी सोच का परिणाम है। भाई विवाह को बिजनेस मान रहा है, जबकि रामस्वरूप का अपराध उनकी व्यवस्था का परिणाम है। भाई मजबूरी है, उनकी बेटे की शादी करवानी है। तो एक हम मजबूरी में अपराध करते हैं और एक हम जानबूझ के अपराध करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो गोपाल प्रसाद है वो जानबूझ के अपराध करने में ज़्यादा अपराधी है, और जो रामस्वरूप हैं उनकी मजबूरी है तो वो कम अपराधी हो सकते हैं, लेकिन दोनों अपराधी हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके, आप वीडियो रोक करके कमेंट आप ज़रूर करते रहे, ताकि अच्छा लगता है आपके कमेंट पढूं, आपके किस तरह के व्यूज़ हैं, विचार हैं। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? जब लास्ट में बखेड़ा खड़ा हो गया, जब बवंडर मच गया ज़्यादा ही, फिर उमा ने कहा कि भैया आप ठीक है, आप शादी करने आए हो, लेकिन आपको लड़की परफेक्ट चाहिए, गाने बजाने वाली भी हो, सिलाई करने वाली भी हो, ड्राइंग वाली भी हो, तो वो सिंगिंग भी आती हो, वो सुंदर भी दिखती हो, तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो। सब अपने अकॉर्डिंग चाहते हो। क्या आपका बेटा परफेक्ट है? क्या आपका बेटा मेरे लायक है? तो वो कहती है कि क्या आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है? अब यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो कई तरह से अलग अलग अर्थ देता है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते, हम चल फिर नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, हमें लेट के रहना पड़ेगा। तो जिस तरह से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का अहम रोल है, उसी तरह से रीढ़ की हड्डी हमारे कैरेक्टर का शो करता है, हमारे चरित्र को शो करता है। जो शंकर है वो बड़ा गंदा किस्म का लड़का है, जो लड़कियों की ताका झाकी करता है, लड़कियों के हॉस्टल में जाता है, और कई बार तो वो उस हॉस्टल के नौकरानी से भी पिटा है। तो बताइए उसकी रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं है? और हो सकता है रीढ़ की हड्डी उन्होंने तोड़ी हो, कई बार उसे मारा पीटा है। तो जिसे मारा पीटा है, क्या उसके साथ रिश्ता चलाना अच्छा है? शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, और वैसे भी शंकर जो है ना वो टेढ़ा चलता है। टेढ़ा का मतलब है कि वो प्रॉपर सही से खड़ा नहीं हो सकता, अर्थात व्यक्तित्व विहीन है। एक तो फिजिकली वो सही नहीं है, दूसरा वो कैरेक्टर से भी लेस है। उसका कोई निजी मत, कोई स्थान, कोई महत्व नहीं है। जैसा उसके पापा कहते वैसे हाजी हाजी कर लेता है। तो भाई पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर हम हाजी हाजी करते रहें, मुझे नहीं लगता कि ऐसे समाज में सही है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा गया वैसा कर रहा है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हा हंसता है। ऐसा पति होने लायक नहीं है भाई, जो अपने पिता के इशारों पे चल रहा हो, कल को माँ के इशारों पे चलेगा। तो क्या ऐसे लड़के के साथ कोई लड़की खुश रह सकती है? शंकर लड़कियों के पीछे लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठा है। मैंने कहा हॉस्टल में जाता है, सरेआम अपमान हो चुका उसका, अतः वह अपमानित है, लंपट है, दुष्चरित्र है। उसका शरीर कमज़ोर है, उसे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह योग्य भी नहीं है। तो इन्हीं सारी बातों को यहाँ पर रखा है कि वो किस तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि एक तो वो प्रॉपर चल नहीं पाता, और दूसरा वो कई बार पिट चुका है। और ये बात उमा ने बता दिया था। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। भाई दो कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, एक शंकर जो कि लड़का है, दूसरी उमा जो कि लड़की है। शंकर एक कैरेक्टरलेस है। शंकर भले अपने पिता की सारी बातें मान रहा है। भाई आज के समय में कहाँ बच्चे अपने बड़ों की, मम्मी पापा की बातें मानते हैं? उन्हें तो जो अच्छा लगता है वही करते हैं। लेकिन यहाँ पे शंकर है ना, उसकी थोड़ी क्वालिटी ये है कि अपने बड़े बुजुर्गों की मान रहा है, अपने पिता की सुन रहा है और पिता के अकॉर्डिंग चल रहा है।
और दूसरी तरफ से ये भी गलत है। भाई एजुकेटेड हो आप, समझ रखते हो, तो फिर आप अपने पिता की गलत बात को भी हाँ जी कर रहे हो, ये भी गलत है। दूसरा जो उमा है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी की है, भले वो गरीब हो, भले वो लड़की वाले हैं, फिर भी वो दबंग बन के उसने अपनी आवाज़ उठाई, अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध किया, पढ़ी लिखी है और गट्स है उसके अंदर, है ना। तो जब हमारे साथ कुछ अत्याचार होता है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। उमा ने आवाज़ उठाई, यही इस पार्ट में है। अब देखिए, रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नव युवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति के साथ आज भी अछूते हैं। भाई समाज में क्या चल रहा है कोई लेना देना नहीं, अपने अकॉर्डिंग बस उसे अपना सुख चाहिए। पिट रहा है, बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते। खुद पढ़ा लिखा है, लड़की 10वीं पास चाहिए। भाई आजकल क्या समाज कहता है कि दोनों पढ़े लिखे हों, दोनों जॉब करने वाले हों, दोनों एजुकेटेड हो, एक जैसी सोच वाले हो। लेकिन यहाँ शंकर खुद पढ़ा लिखा है, लड़की चाहिए उसे गंवार। वे पुरुषों के बराबर नहीं देना चाहते। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी सब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। क्यों भाई, हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला रह चुकी है, किरण बेदी IPS ऑफिसर महिला रह चुकी है, हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला रह चुकी है। तो कई जगह महिलाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन कमाल है यहाँ पर ये महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे युवा न शारीरिक रूप से मजबूत हैं और न चारित्रिक रूप से, न उसका शरीर ठीक है, न उसका चरित्र यानी कि कैरेक्टर ठीक है। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। भाई ऐसा इंसान समाज को नहीं चाहिए जिसका फिजिकली भी सही नहीं है और कैरेक्टर भी खराब हो। ऐसे लोग समाज के लिए ना बहुत घातक हैं। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, उसका चरित्र बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो अपने खिलाफ हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सके, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सके और सही बात को रख सके। ठीक है, उमा ने यही करा। तो उमा जैसे लड़कियों की ज़रूरत है। बाकी आपको क्या लगता है भाई, किस जैसे इंसानों की ज़रूरत है, उमा या शंकर? कोई एक एग्जाम्पल जरूर दे। रीढ़ की हड्डी पाठ की सार्थकता, कई बार सवाल आ जाता है भाई पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा, कुछ और रख देते तो पाठ जैसा पाठ का नाम है वैसा ही पाठ में है। तो रीढ़ की हड्डी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे शरीर में। शंकर जो कि उमा को देखने आया है, उसकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, प्रॉपर खड़ा नहीं हो सकता। और रीढ़ की हड्डी यहाँ पर कैरेक्टर चरित्र से भी लिया गया है, उसका चरित्र भी खराब है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक है, सफल है और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर्ग का व्यक्तित्वहीन होना, जो लड़का है उसका कैरेक्टर लेस होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठ कर के अपनी फूहड़ पुरानी जमाने की बातें कर पाए। भाई उमा पढ़ी लिखी है, शंकर पढ़ा लिखा है। अगर शंकर सही होता तो क्या गोपाल प्रसाद इतनी रद्दी बातें कर पाते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा अपने साइड में, बेटे को जैसे घुमाए वैसा घूम रहा है, तो इसलिए वो गोपाल प्रसाद ऐसी घटिया बातें कर पा रहे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, शंकर की नहीं। भाई हो सकता है ससुर जी चाह रहे हैं कि बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, फिर अपने हुक्म चलाएगी, लेकिन शंकर क्यों चाहता है कि लड़की कम पढ़ी हो? शंकर को तो चाहिए कि भाई मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अगर शंकर अपने पिता के रौब दाब के आगे यूं भी न कर सकता, बल्कि उनकी माँ हाँ में हाँ मिलाता, तो वह उसकी कायरता है, डरपोक है, कल को समाज के सामने कैसे लड़ेगा? उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया है, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ना बंदा अपनी सोच पाता है, ना बंदे में अपना नॉलेज है, ना बंदा कैरेक्टर्स ठीक है, कई तरह से वो कमज़ोर बनाया है। इसका मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक, सफल है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को अट्रैक्शन पैदा करे, या शीर्षक जिज्ञासातुर करने वाला है। भाई एक्साइटेड है, अच्छा लग रहा है कि भाई रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है,
तो बिल्कुल ठीक है। बाकी आप कुछ और नाम देना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप पाठ को और क्या नाम देना चाहते हैं। कथा वस्तु के आधार पे किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हो, क्यों? भाई इस पूरी कहानी में आपने कितने रोल देखे? गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पापा हैं, राम स्वरूप जो कि लड़की के पापा हैं, एक उमा है जो लड़की है, एक शंकर है जो लड़का है, एक प्रेमा है जो लड़की की माँ है, और एक नौकर है रतन जिसका बहुत कम रोल है। तो आप इस कहानी का हीरो किसे मानते हो? भाई कहानी जिसके पीछे आगे घूम रहा हो वो कहानी का पात्र होता है, मुख्य पात्र। तो ये कहानी जो है ना उमा के आगे पीछे घूमता है और स्ट्रांगली उमा ही अंत में जीतती है और हीरो हर मूवी में जीतता है। तो मुख्य पात्र कौन है? उमा है। क्यों है? देखो कथा वस्तु के आधार पे मैं निस्संदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानता हूँ, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उमा के इर्द गिर्द घूम रही है। लड़की को देखने के लिए उमा को आए हैं, सारी कमियां उमा पे निकालते हैं, अपनी आवाज़ उमा उठाती है और विरोध भी उमा करती है। एकांकी में मुख्य पात्र शंकर पर वह चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल में भारी पड़ती है। उमा उच्च शिक्षित होने के साथ साथ कला एवं संगीत में भी निपुण है। एकांकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है तो वह मंच तक, अंत तक वो मंच पे बनी रहती है। शुरुआत में जब एंट्री होती है और वो एंड तक बनी रहती है, और हीरो यही करता है, शुरुआत में आता है, एंड तक छाया रहता है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर को निरुत्तर ही नहीं करती बल्कि उनकी आंखें भी खोल देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से होता है। अतः इस पाठ की मुख्य पात्र उमा ही है, जो कि उमा को हमने देखा कि वो किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है और बल्कि बिल्कुल परफेक्ट है। एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। भाई राम स्वरूप का क्या हुलिया था, कैरेक्टर था, क्या रोल था, और गोपाल प्रसाद का क्या रोल था। तो अलग अलग टाइप के देखो, राम स्वरूप जो लड़की के पिता है उनकी कुछ मजबूरी थी और कुछ अपने पुराने ख्याल थे, कुछ पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव था। इसी तरह से जो गोपाल प्रसाद है उनके अंदर सारी नेगेटिविटी भरी है। आइए देखते हैं। राम स्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, मजबूर है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ रहा है। इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ दुर्बल हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषता है वे प्रगतिशील है। राम स्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाता लिखाता है। उमा को BA तक पढ़ाता है और पढ़ाने में गर्व महसूस करता है, उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता है। दूसरा, विवश पिता है, मजबूर है। राम स्वरूप की दुर्बलता यह है कि वह बेटी उमा के शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जा रहा। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे नियंत्रण में रह करके रौब न जमाए। यही राम स्वरूप दुर्बल हो जाता है। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने के बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है और गोपाल प्रसाद के उल बेकार की बातों का समर्थन भी करता चला जाता है, जो कि गलत है। गोपाल प्रसाद को देखते हैं। भाई गोपाल प्रसाद समाज की गली सड़ी यथास्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का अंग है जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सिद्ध करता हुआ अपनी बात को बस सही सिद्ध कर रहा है, अपना दबदबा बनाए रख रहा है, जो कि बिल्कुल बेकार है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बड़बोला है। भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। गोपाल प्रसाद बड़बोला व्यक्ति है। वो अपनी विशेषताओं का बखान करने में चूकता नहीं है। नए ज़माने की तुलना अपने ज़माने से करता है, नए ज़माने को बेकार बताता है, अपने ज़माने को बढ़िया बता रहा है। खाने पीने की बात हो, अपने शरीर की ताकत का वर्णन करता है, अपनी मैट्रिक को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहता है। भाई अपनी जो उसके अंदर टैलेंट है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाह रहा है। वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलता जाता है, हावी होना चाहता है, कुल मिला के रौब जमाना चाहता है और अपने बच्चों पर भी अपना हक जमाना चाहता है। चालाक है बहुत तेज। गोपाल प्रसाद घाघ है। वह बेटे की शादी को बिजनेस समझ रहा है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। अच्छी बहू हो, पढ़ी लिखी ना हो, पैसे वाले हो, सुंदर हो, टैलेंटेड हो, उसे गाना बजाना आता हो, सिलाई आती हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हो, तो चालाक भी बहुत है।
उसके चश्मे से लेकर के उसकी पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम उनाम क्या जीता है इसने, सारी चीज़ें पूछता है। उसके सामने उसे अपनी दबने का भी भय है। गोपाल प्रसाद झूठ बोलने में कुशल है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल भी हो गया था, परंतु वह कुशलतापूर्वक जतलाता है कि वह बीमारी के कारण हो गया है ना। तो अपनी बात को स्ट्रांगली रखता है, अपनी गलत बात को भी प्रूव कर देता है सही साबित करने के लिए। हंसोड़ भी है भाई, है ना। गोपाल प्रसाद स्वभाव से हंसोड़ है। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने जैसा मजाक, मनोरंजक मजाक था। लिंग भेद का शिकार है वो। भाई कहता है कि लड़कों के लिए ही नौकरी है, लड़कों के लिए पढ़ाई है ना। मूछें लड़कों की होती है, लड़कियों की नहीं। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार है। वो पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया की ऐसी हैं सिर्फ मर्दों के लिए, जैसे ऊंची तालीम, पढ़ा लिखा होना, नौकरी करना, सिर्फ वो कहता है कि लड़कों के लिए। और कुछ तर्क भी देता है कि भाई मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अर्थात पढ़ना, नौकरी पाना, इज्जत, वजूद सब लड़कों के लिए। क्यों भाई, लड़कियां क्या सिर्फ सेवा करने के लिए? ऐसा गोपाल प्रसाद को लगता था। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है स्त्रियों को उच्च शिक्षा पर बल देना। जो लोग लड़कियों को कम समझते हैं उनका घमंड तोड़ना और ये दिखाना कि लड़कियां किसी भी एंगल से कम नहीं हैं। जब भी कहीं गलत होता दिखे लड़कियों को आवाज़ उठानी चाहिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना और युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं। उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते। उमा को देखने आए लड़की वाले उसे वस्तु की तरह देखते, टटोलते हैं जैसे सामान को टटोलते। अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसे युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना तथा उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। किस तरह से लड़कों का जिनका चरित्र खराब हो उनकी बेइज्जती होनी चाहिए। जो लड़की अपने आप में ठीक हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, वो अपने गट से ज़रूर रखे, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाए। तो कई तरह से ये कहानी बहुत अच्छी है, मोटिवेशन है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? ये सवाल कई बार आता है कि भाई महिलाओं को आप चाहते हैं उनकी इज्जत मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, तो आप क्या करोगे? पहला है भाई लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार करें। भाई लड़कियां पढ़ी लिखी हो जाती हैं तो IPS बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये लोगों में मैसेज देना भाई लड़कियां हैं कम नहीं हैं। सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान देना। अगर अपने घर में बहू लाने की बात करें तो ये ज़रूर कहें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये ना कहें कम पढ़ी लिखी हो। तो जब आप पढ़ी लिखी बहू कहेंगे तो डेफिनेटली आपके घर में अगर लड़की हैं तो उसे भी पढ़ाओगे। सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलवाना, अगर वो पढ़ी लिखी है तो उन्हें नौकरी दिलवाएं, पुरुषों के समान उन्हें महत्व दें, वैल्यू दें। कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। भाई जो लोग लड़कियों को कम पढ़ा लिखा एग्री करते हैं उन्हें तर्क के साथ कहें कि अब लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। इस तरह से आप इसमें और भी लॉजिक जोड़ सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको लड़कियों में और क्या मतलब लड़कियों को उनकी इज्जत रिस्पेक्ट दिलाने के लिए आप क्या करना चाहते हो या क्या सजेशन आप देना चाहते हो। तो दोस्तों ये था पूरा पार्ट। पूरे पार्ट को भी समझाने का प्रयास किया है और क्वेश्चन आंसर भी आपको जो है अपने हिसाब से जो भी सवाल आए 4 नंबर का बनाना है, आधे से थोड़ा सा ऊपर आप लिखना है। तो जहाँ भी हो आपने इस सवाल को ना बना करके लिख देना है अपने लॉजिक के साथ, अपने एग्जाम्पल जोड़े और आपको क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग। पूरा चैप्टर बाकी आपको समझ आ चुका है। कैसी लगी आपको वीडियो? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहते हो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। आपको और दूसरे सब्जेक्ट की दूसरे चैप्टर्स की वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप मुझसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर ID मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।